माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। बच्चों, आज के इस वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो भी सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का ये क्लास होगा और वन वीडियो शूट में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है वो हम कंक्लूड करें, डिस्कस करें, ताकि आप उसका लाभ प्राप्त करें और उस पैटर्न से अवगत हो जाएं जिस पैटर्न से प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। प्रयास जारी है ताकि आपको उस गंतव्य तक पहुंचाया जाए जहां तक आपकी चाह है। अगर आप प्रयत्नशील हैं तो हम भी प्रयत्नशील हैं और कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। मेरे बच्चों, मन लगा करके पढ़ना है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करूंगा इंग्लिश का। और सबसे पहला प्रश्न है बच्चों जो पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी कैसे चाहते हैं अपने देशवासियों से कि वह आधुनिक सभ्यता के साथ डील करें। आधुनिक सभ्यता के साथ कैसे डील करें, आधुनिक सभ्यता के साथ कैसा आचरण करें, ऐसा कौन कहते हैं? तो महात्मा गांधी कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी एक बहुत ही स्पिरिचुअल लीडर थे और उन्होंने जो है वो एक क्वेश्चन जनरेट किया है यहाँ पर अपने इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर में कि हाउ डज, क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमैन डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी कैसे चाहते हैं कि उनके देशवासी डील करें, सामना करें मॉडर्न सिविलाइजेशन का। तो इसका जवाब बच्चों क्लास के टाइम भी मैंने बताया था कि एक्चुअली इंडियन सिविलाइजेशन always propagate morality and modern civilization always propagate immorality। जो भारतीय सभ्यता होती है बच्चों, वो हमेशा ही सांस्कृतिक विरासत को आगे लेकर के चलने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात भारतीय सभ्यता में मोरलिटी होती है, नैतिकता होती है, जबकि जो आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसमें इमोरलिटी होती है, उसमें अनैतिकता होती है। तो जहां अनैतिक चीजें होने लगती हैं उसको हर कीमत पर एकदम बंद कर देना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए या जीवन में कभी भी पलट करके उधर देखना नहीं चाहिए। तो इसका जवाब होगा बच्चों, अगर मैं अपने शब्दों में इसका जवाब दूं तो मैं ये जवाब दूंगा कि महात्मा गांधी सेज दैट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज ऑलवेज टू एलिवेट द मोरल बीइंग्स एंड दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन is to propagate immorality. He asked his countrymen to cling their old civilization, to cling their Indian civilization and shun the door of modern civilization. आधुनिक सभ्यता का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। तो देखते हैं, महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी कहते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कि भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, इज टू एलिवेट मोरल बीइंग, वह नैतिकता को बढ़ाने वाली है। बट दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ाने वाली है। ही आस्क्ड हिज कंट्रीमैन, महात्मा गांधी अपने देशवासियों से कहते हैं टू क्लिंग टू दियर सिविलाइजेशन, कि वो अपनी ही सभ्यता से चिपके रहे, अपनी ही सभ्यता के छत्र छाया में रहे। बट शन द मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन आधुनिक सभ्यता को हर हाल में बंद कर दें, आधुनिक सभ्यता पर कभी भी टिके नहीं रहे, क्योंकि आधुनिक सभ्यता हमेशा ही इमोरलिटी को बढ़ावा देती है बच्चों। Why did our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures? This question asked in 2019, 2019 में बच्चों यह प्रश्न पूछा गया है कि why did our ancestors dissuaded us, क्यों हमारे पूर्वजों ने हमें अलग थलग रखा from luxuries and pleasures, लग्जरीज से और प्लीजर से,
भोग विलासिता से, आनंद से क्यों हमें दूर रखा? Actually, Gandhiji says that Indian civilization and culture is a unique living concept in the whole world. असल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वह एक अद्वितीय जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है पूरी दुनिया में। ऐसा कौन कहते हैं? महात्मा गांधी जी कहते हैं। और ये कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें अलग थलग रखा, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, भोग विलासिता से और आनंद से, बिकॉज क्योंकि दे न्यू दैट, वो ये जानते थे कि, हमारे पूर्वज ये जानते थे कि फिजिकल नीड्स, शारीरिक जरूरतें ऑलवेज रिमेन इनस्टेबल, जो जरूरतें हैं शरीर की, जो फिजिकल नीड है वह कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। सो आवर एंसेस्टर्स डिड द राइट थिंग, इसीलिए जो हमारे एंसेस्टर्स थे, इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सही चीज किया। बिकॉज आई फाइंड दैट, क्योंकि मैं भी यह पाता हूं कि इवन द रिच पीपुल आर अनहैप्पी, जो धनी धनाढ़ लोग होते हैं वह प्रायः दुखी होते हैं, बट मेनी पुअर्स आर स्टिल रिमेन्स हैप्पी, लेकिन बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो अभी भी खुश हैं। धनाढ़ लोग हैं जिनके पास खूब धन ज्यादा है, वह अभी भी बेचैन है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वह खूब खुश हैं, संतोषम परम सुखम के सिद्धांत पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर तथ्यतः कहा जाए तो हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन, जो खुशियां होती हैं वो एक मानसिक अवस्था होती है। हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन, जो खुशियां होती हैं वह मानसिक अवस्था होती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ, यह कभी भी धन पर आधारित नहीं होती है, एंड पोजेशंस, और ना ही उपलब्धियों पर आधारित होती है। अर्थात खुशियां केवल और केवल मन की मानसिक अवस्था पर निर्भर करती है, मेंटल कंडीशन पर निर्भर करती है बच्चों। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलासिता और जितना भी आनंद है उससे दूर रखा और हमें सुझाव दिया। दे सजेस्ट अस, उन्होंने हमें सुझाव दिया टू वर्क बाय हैंड एंड फीट, कि अपने हाथ और पैर से काम करना है, एंड फिल आवर फिजिकल नीड्स, और हमारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना है। तो हमारे पूर्वजों ने जो किया वह बहुत ही सुंदर सलाह दिया, क्योंकि खुशियां जो है वह मानसिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती हैं। Why did our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures? क्यों हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरीज और प्लीजर्स से जो है वह दूर रखा, अलग थलग रखा? इसका जवाब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। गांधी जी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी अपने निबंध में भारतीय सभ्यता और संस्कृति सेड दैट, कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलासिता से और आनंद से अलग थलग रखा, बिकॉज दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे कि फिजिकल नीड्स ऑलवेज रिमेन अनस्टेबल, कि जो फिजिकल नीड्स हैं, जो शरीर की जरूरतें हैं, वह हमेशा ही पूरी नहीं हो सकती हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिड द सेम थिंग, हमारे पूर्वजों ने ठीक किया एकदम उसी तरीके से, बिकॉज मी फाइंड दैट, क्योंकि मैं भी यह पाता हूं कि इवन द रिच पीपुल आर अनहैप्पी, कि जो धनाढ़ लोग होते हैं वो दुखी होते हैं, एंड मेनी पुअर्स आर स्टिल हैप्पी, और बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वह अभी भी खुश हैं। इनफैक्ट तथ्यतः हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन, जो खुशियां हैं वह मानसिक अवस्था पर आधारित है बच्चों। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजीशन, यह कभी भी धन और पद प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं करता है। किसी का धन है, किसी का पद है, किसी का प्रतिष्ठा है, फिर भी वह इसी चक्कर में लगा है कि धीरज सर क्या कर रहे हैं। भैया धीरज सर पढ़ा रहे हैं, आप कहिएगा धीरज सर कहाँ गए थे? तो फलाना जगह गए थे। क्या करने गए थे? पढ़ा रहे थे। हर जगह कंक्लूजन एक ही चीज निकलेगा कि धीरज सर पढ़ा रहे थे। धीरज सर कहाँ गए थे? तो फलाने जगह गए थे। क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे। धीरज सर कहाँ गए थे? तो फलाने जगह गए थे। क्या कर रहे थे? तो पढ़ा रहे थे। आप निष्कर्ष निकालिए
आप निष्कर्ष निकालिए कि धीरज सर क्या कर रहे थे, अपने कर्तव्य पथ पर अटल अडिग एकदम खड़े थे, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में ही धीरज सर खुश हैं। चाहे बच्चा 50 गो हो, चाहे बच्चा 40 गो हो, चाहे बच्चा 150 बैठ करके क्लास में पढ़ रहा हो, धीरज सर संतुष्ट है, स्टिल हैप्पी है, बिकॉज हैप्पीनेस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मेंटल कंडीशन एंड मेंटल कंडीशन ऑफ धीरज सर इज दैट इफ आई एम टीचिंग आई एम स्टिल हैप्पी इन होल माई लाइफ। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं खूब खुश हूं। एंड इफ एनीवन talk about anything about this manner, about this teaching, I will give my answer through different teaching way। अगर कोई मेरे पढ़ाने के तरीकों पर उंगली उठाता है तो मैं अलग अलग तरीके से पढ़ा करके उसका जवाब दूंगा। और अगर कोई बुरी निगाहें टिकी हुई है कि धीरज सर को पढ़ाने से रोक दिया जाए, तो मैं निश्चित कहता हूं कि वो उसका एकदम अंतिम दिन होगा। ठीक है बच्चों, तो हैप्पीनेस जो होता है वो क्या होता है? तो जो हैप्पीनेस होता है वो क्या होता है? तो एक मेंटल कंडीशन होता है। यह कभी भी जो है वह वेल्थ पर और कभी भी जो है वह पद प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। सभ्यता का क्या मतलब है वास्तविक भाव में? What is civilization? सभ्यता का क्या अर्थ है इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, वास्तविक पदों में? दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2018 बाय बिहार बोर्ड। यह प्रश्न 2018 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है कि भाई सभ्यता का आखिर क्या मतलब है। सब कहते हैं कि सभ्य रहिए, सभ्य रहिए। What is civilization in the real sense of the term? सभ्यता का क्या मतलब है वास्तविक पदों में? Actually, the chapter Indian Civilization and Culture, where Gandhiji says that civilization is the real sense of term, is deliberately and voluntary restrictions of human wants, and this alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity of service। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया? व्हाट इज सिविलाइजेशन? तो गांधी जी इन हिज एसे, गांधी जी अपने निबंध में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सेज दैट, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में यह कहते हैं कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता जो वास्तविक पदों में है, इज द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी, समर्पित होना चाहिए और प्रतिबंध होना चाहिए ऑफ वांट्स, इच्छाओं पर। अर्थात सभ्य वही है जो अपनी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाता है, सभ्य वही है जो अपनी मानसिक अवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाता है। वह मन का गुलाम न बन करके मन को अपना गुलाम बना लेता है। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस, और यह अकेले ही आगे बढ़ता जाता है और वास्तविक खुशियों की ओर लेकर के जाता है। एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, और सेवा की क्षमता को बढ़ाता है। जो सभ्य लोग होते हैं उनकी सेवा क्षमता सदैव बढ़ी हुई रहती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड 2020 एंड 2023 ऑल्सो। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है बच्चों। कब पूछा गया है? तो पूछा गया है 2020 में और 2023 में। इसका जवाब सेम वही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि है आपके सामने भारत इज माय होम चैप्टर से। भारत इज माय होम, भारत इज माय होम चैप्टर से बच्चों अब हम देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2020 में। उम्मीद करते हैं आपको अब तक जो भी पढ़ाया गया इस इंग्लिश लिटरेचर के क्लास में काफी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इंग्लिश का ये क्लास अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपनी उपस्थिति लाइक बटन को दबा करके जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कृपा दृष्टि बनाए रखें क्योंकि हम आपके लिए ही समर्पित हैं, आप बच्चों के लिए ही पढ़ा रहे हैं और हम सभी बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। जितने भी बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने मित्र मंडली तक, अपन यारवा तक ये वीडियो पहुंचा दो
आ कह द कि धीरज सर वीडियो बनौले बड़न देख ले भैया, वो एकदम लड़ जाई, बिहार बोर्ड से वही प्रश्न आई जो धीरज सर पढ़ावत आ खूब बढ़िया नंबर आ जाई। तो एकदम सहयोग कर देवे के बाद बबुआ लोग बुचिया लोग। अब हमनी के देखल जाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का क्या अवधारणा है शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर के डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का क्या अवधारणा है। व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपने निबंध में कहते हैं कि जो वास्तविक शिक्षा है, सभी लोगों को वह वास्तविक शिक्षा मिलनी चाहिए, वास्तविक ज्ञान मिलना चाहिए। वह कहते हैं कि शिक्षा जो है वह मुख्य हथियार के रूप में मानव के जीवन में उपयोग की जानी चाहिए, क्योंकि इस शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है और राष्ट्रीय उद्देश्यों से जो लोग हैं वह अवगत होते हैं। यही जवाब में भी हम लोग देंगे बच्चों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज एसे, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने निबंध में भारत इज माय होम एक्सप्रेस्ड द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। भारत इज माय होम में वह शिक्षा के कंसेप्ट को, वह शिक्षा के अवधारणा को व्यक्त करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन अबाउट द एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो अवधारणा है एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, इज दैट वह यह है कि इट इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। यह वह मुख्य हथियार है राष्ट्रीय उद्देश्य का एंड नेशनल कैरेक्टर और राष्ट्रीय चरित्र का। हु चेंज द होल लाइफ ऑफ एनी पर्सन, जो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को बदल देती है। बच्चों यही जो है वह एजुकेशन का मतलब है किसके दृष्टिकोण में, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के दृष्टिकोण में। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने क्यों कहा है भारत को द यंग स्टेट ऑफ, एक नया राष्ट्र, युवा राष्ट्र, ऑफ एन एंशिएंट पीपल, पुराने लोगों का, पुराने लोगों का एक नया राष्ट्र है भारत। यह क्यों कहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने, यह 2019 में पूछा गया है। और इसका जवाब हम इसलिए देंगे बच्चों क्योंकि यह केवल प्रश्न इसी 2019 में नहीं बल्कि आगामी परीक्षा में भी आने वाला है। ये मेरी तरफ से गेस क्वेश्चन होगा, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जवाब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज एसे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी अपने निबंध में भारत इज माय होम, जिसका नाम है भारत इज माय होम, कॉल्स इंडिया, वह भारत को पुकारते हैं द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, एक युवा राष्ट्र पुराने लोगों का। इट इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, कि हमारा जो पास्ट है वह मरा नहीं है और ना ही स्थिर है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित है और निरंतर डायनेमिक है, निरंतर चलता रहता है। आवर एंशिएंट कल्चर इज अलाइव, हमारी प्राचीन संस्कृति अभी भी जीवित है। एंड वी कैन मेक आवर फ्यूचर, और हम अपना भविष्य बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंशिएंट पीपुल्स ब्लेसिंग, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंशिएंट पीपुल्स ब्लेसिंग, हम अपना भविष्य बनाते हैं अपने पुराने लोगों के आशीर्वादों के ही आधार पर। इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया और कॉल्स इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन पुकारते हैं भारत को यंग स्टेट ऑफ एन ओल्ड पीपुल, युवा राष्ट्र पुराने लोगों का, क्योंकि यहाँ के लोग पुरानी सभ्यता और संस्कृति में बंधे हुए हैं और पुराने सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले अपने एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं। सो डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, युवा राष्ट्र किसका, तो पुराने लोगों का। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज से पूछा गया है कि व्हाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड।
डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्यों ओवरवेल्म्ड हो गए? यह 2018 में प्रश्न पूछा गया है इस अध्याय से। वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, या वाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड? क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह ओवरवेल्म्ड हो गए हैं? क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह सबसे ज्यादा एकदम अंगीभूत और वशीभूत हो गए हैं, ओवरवेल्म्ड हो गए हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इज इन हिज एसे, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने निबंध में भारत इज माई होम, जिस निबंध का नाम भारत इज माई होम है, सेज दैट कहते हैं कि ही इज ओवरवेल्म्ड, वह एकदम ओवरवेल्म्ड है, कृतज्ञ है, बाय द ट्रस्ट हिज पीपुल, अपने लोगों के विश्वास का, बाय ट्रस्ट हिज पीपुल, अपने लोगों के विश्वास का, who placed in him by electing him to the highest office in the land, जिन्होंने उन्हें चुन करके पहुंचा दिया है इस भारत भूमि के सबसे सर्वोच्च पद पर। इसीलिए यह कहते हैं कि मैं ओवरवेल्म्ड हूं, मैं कृतज्ञ हूं। बिकॉज पीपुल ऑफ इंडिया ट्रस्ट ऑन हिम एंड इलेक्ट हिम टू प्लेस्ड इन द हाईएस्ट ऑफिस of the land, of the Indian land, so he is overwhelmed। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसीलिए एकदम कृतज्ञ है, एकदम आभार प्रकट कर रहे हैं कि मैं यहाँ के लोगों का एकदम आभारी हूँ, एकदम कृतज्ञ हूँ, बिकॉज यहाँ के लोगों ने इन्हें चुन करके इस भारत भूमि के सबसे सर्वोच्च पद पर पदस्थापित कर दिया है, अर्थात राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, और हम इस वीडियो में बच्चों डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज, वेयर वी डिस्क्राइब ऑल द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय बिहार बोर्ड सिंस 2004 to 2025। After that, some guest question will be discussed by Dheeraj sir at the platform of Science Junction Dheeraj sir YouTube channel and Ma Saraswati Coaching Center. So interested students may come join the class and get profit and get some notes through this class at a minimum cost. Cost will be always maintained a low price since last 10 years. Cost will be maintained by the institution Ma Saraswati Coaching Center at a minimum price since last 10 years. So interested students may join the class of English where we discuss about last 14 to 18 years previous years question, and that questions collection will be too much interesting and too much coming in the upcoming examination। और ऐसे प्रश्न होंगे जो प्रश्न जो है वो परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू मिनिस्टर अलॉन्ग विथ नानू काका? ध्यान दीजिएगा, इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर, जो लेखक हैं वह कौन सा ड्रेस पहनते हैं टू गो टू द मिनिस्टर, मंत्री के यहाँ जाने के लिए, अलॉन्ग विथ नानू काका, नानू काका के साथ। द ऑथर वेंट देयर इन अ जोधपुरी कोट, जो ऑथर है वह वहां जोधपुरी कोट पहन करके जाते हैं, विद अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन टाइड राउंड हिज हेड, और नारंगी रंग का एक बड़ा सा पगड़ी बांध लेते हैं अपने सर के चारों ओर। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर? नानू काका ने मंत्री को कैसे इंप्रेस किया बच्चों? इसका जवाब हम लोग देखेंगे, ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। नानू काका एड्रेस्ड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ नीनौर। नानू काका ने अपना परिचय दिया खुद ही कि वह जो है हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर है, वह महाराजा ऑफ नीनौर के ज्योतिषाचार्य हैं, कुल ज्योतिषाचार्य हैं, whom was minister's close relative, जो कि मंत्री के एकदम घनिष्ठ संबंधियों में से एक थे। टू नो द स्टाफ ऑफ महाराजा ऑफ नीनौर, जैसे ही स्टाफ को पता चला कि महाराजा ऑफ नीनौर के वह स्टाफ है, द मिनिस्टर एग्रीड टू मीट, जो मंत्री है वह मिलने के लिए सहमत हो गया।
with नानू काका के साथ, thus impressed him, और इस तरीके से उन्होंने उसे इम्प्रेस किया, इस तरीके से नानू काका ने उसे क्या किया, इम्प्रेस किया, प्रभावित किया, अपनी ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो होगा आई हैव अ ड्रीम से, और आई हैव अ ड्रीम से जो ये पूछा गया प्रश्न है यह आया हुआ है 2020 में। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है बच्चों कि व्हाट आर द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस, क्या जो है ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिसके बारे में बात करते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस संकटों और किस विपत्तियों के बारे में, किस संघर्षों के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस, कौन से ऐसे संकट और विपत्तियां हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, जिसके बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह बात करते हैं। कई लोग जॉर्डन भी बोलते हैं, मार्टिन लूथर किंग जॉर्डन, जूनियर बोलेंगे बेस्ट रहेगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स इन हिज स्पीच, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह बात करते हैं अपने भाषण में आई हैव अ ड्रीम, जिस भाषण का नाम है हम लोग पढ़े हैं आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। अबाउट द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस, कष्टों के बारे में, संकटों के बारे में, संघर्षों के बारे में, फेस बाय द निग्रोज, जो निग्रो के द्वारा फेस किया जाता है, जो निग्रो के द्वारा सामना किया जाता है। इन जेल्स, इन जेल्स, जेल्स में, कारागार में, वेयर दे हैड टू फेस, जहां उन्हें सामना करना पड़ता है। क्रिएटिंग सफरिंग्स, अनेकों बनावटी समस्याओं का, कष्टों का। ही टॉक्स सफरिंग, वह उन कष्टों की बात करते हैं। कॉज्ड बाय देयर सेग्रीगेशन, जो उनके अलगाव के कारण उन्हें दिया जा रहा है, अर्थात उन्हें अलग थलग करके दिया जा रहा है। तो आखिर किस ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस के बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर बात करते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक इन हिज स्पीच, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बात करते हैं अपने भाषण में आई हैव अ ड्रीम, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, अबाउट द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस, उन कष्टों के बारे में बात करते हैं, संघर्षों के बारे में बात करते हैं। फेस बाय द निग्रोज इन जेल, जो जेल में रहने वाले निग्रो सामना कर रहे हैं। वेयर दे हैड टू फेस क्रिएटिंग सफरिंग्स, जहां उन्हें बनावटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इट टेक्स अबाउट सफरिंग कॉज्ड बाय देयर सेग्रीगेशन, और वह कहते हैं कि उन्हें अलग थलग करने का ही नतीजा है कि वह इतना कष्ट को भोग रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और यह जो क्वेश्चन है यह पूछा गया है 2018 में, चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। व्हाई डज मार्टिन लूथर सेज अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है वह क्यों निग्रो के जीवन की बात की है। तो ध्यान से सुनिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वह बात करते हैं, टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ द निग्रो, वह निग्रो के जीवन के बारे में बात करते हैं। बिकॉज, क्योंकि द लाइफ ऑफ निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड, कि जो निग्रो का जीवन है वह बड़ा ही दुखदाई से पंगु बना हुआ है बाय द मैनिकल्स ऑफ रिग्रेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उन्हें अलग थलग रखा गया है और दास्ता की बेड़ियों में बांधा गया है। दे स्टिल लिव ऑन अ लोनली आइसलैंड एंड पॉवर्टी, इसीलिए वे लोग गरीबी और साथ ही साथ अकेलेपन के एक टापू पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। तो व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज, मार्टिन लूथर क्या कहते हैं निग्रो के जीवन के बारे में। तो जवाब है कि मार्टिन लूथर सेज अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज, जो मार्टिन लूथर है वह बात करते हैं निग्रो के जीवन के विषय में, दैट की द लाइफ ऑफ निग्रोज इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड, कि जो निग्रो का जीवन है वह एकदम दुखदाई स्थिति में, पंगुता में बना हुआ है बाय द मैनिकल्स ऑफ रिग्रेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें अलग थलग किया गया है और साथ ही साथ उन्हें एकदम दासता की बेड़ियों में, अलगाववाद की बेड़ियों में जकड़ा गया है। दे स्टिल लिव ऑन अ लोनली आइसलैंड एंड पॉवर्टी, और वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं एक एकांत टापू पर, और एक एकांत गरीबी वाला जीवन यह जीवन यापन
कर रहे हैं निग्रो लोग। यही बात जो है वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर बताते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसके आगे जो है हम लोग देखेंगे 5 चैप्टर है, और 5 चैप्टर है बच्चों आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। एक चीज आप याद रखिएगा, आज जैसे मैंने 4 लेसन तक डिस्कस किया, तो 4 लेसन का जो इंपॉर्टेंट और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है वो मैंने आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ही बोर्ड मॉडल समझेंगे और गेस क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है ना। और भी कुछ गेस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इसे ही गेस क्वेश्चन समझिएगा और खूब मन लगा करके पढ़िएगा, इसको याद कीजिएगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5 पर इस वीडियो को रोकेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 5 से आगे देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आप बबुआ मन लगा के ना पढ़बो तो एक ही चीज करबो, पहले बता देते नहीं, एक परीक्षा में जइबो आ ऑब्जेक्टिव देखबो तो कहबो कि कामिनी माई ए, तो भोला बाबा बी, तो चामुंडी माई सी, तो दुर्गा बाबा डी, सॉरी ना मन लगा के पढ़बो तो फिर टिक मरबो भगवान भरोसे, कहबो कि कामिनी माई ए, तो भोला बाबा बी, तो चामुंडी माई सी, तो दुर्गा माई डी। एक तरीका से टिक लिखे मारे के, मन लगा के पढ़े के बाद जहां कहीं भी कोनो डाउट होखे तो हम बानी ना अभी जियत नहीं, हमरा ले कहो, हम बताई, खूब बढ़िया तरीका से बताई और समझाई। जैसे ये वीडियो में खूब बढ़िया से तारा के इंग्लिश बताऊनी ही, वही तरह फिजिक्स भी बताई, केमिस्ट्री भी बताई, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन बताई। निश्चिंत होके पढ़े के बाद जौन डाउट होके ओकरा के डिस्कस कर लेवे के बाद, टाइम टेबल बना के पढ़े के बाद। अभी अगर टाइम टेबल ना बना के पढ़बो तो जीवन भर पछतैबो। बार बार हम कहते नहीं बच्चा लोग कि तुम लोग टाइम टेबल बना के पढ़ जा। सुबह में करेक्ट 4 बजे बैठ जा पढ़े, 4 से 5 पढ़, 5 से 6 पढ़, 6 से 7 पढ़, चाय पानी पिया, नाश्ता कर, 1 घंटा के ब्रेक, 8 से 9 पढ़, 9 बजे तक 3 गो विषय खत्म करे के बाद। तब ला हमरा से सलाह है, हम बतावत नहीं कि 4 से 5 इंग्लिश पढ़, 5 से 6 हिंदी पढ़, और 6 से 7 फिजिक्स पढ़ लो बबुआ। अब बचल कौन चीज? केमिस्ट्री आ मैथ, जेकर बायो बा बायो। तब मैथवा के कब पढ़े के बाद? केमिस्ट्री के शाम के पढ़ मैथ, आ फिर कर केमिस्ट्री हल, आ एक बाद ये जो डाउट होके कोचिंग क्लास में आके पूछ लेवे के बाद। एकदम रूटीन फॉलो करे, जीवन बन जाई सुगा। बात मानो आ खूब मन लगा के पढ़ो। मोबाइल देखला में आ रील देखला में कोनो फायदा नहीं खे। ये समय है जब तहरा के अपना आप के साबित करे के बाद परिणाम गलती हो जाई ना, तब माई बाबू के सर झुक जाई। आ हम कहते नहीं माई बाबू के सर झुके नहीं खे देवे के। ये दिल में या दिमाग में बैठा लो कि माई बाबू के सर जहिया तहरा एक्टिविटी के चलते झुक जाई, तहरा परिणाम के चलते झुक जाई, तो तहार जीएल धिक्कार बा। मन लगा के पढ़ो। मिल जाए अगला वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।